हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग चैप्टर 5 दोस्त की पोशाक कहानी को पढ़ेंगे। एक बार नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए, यानी प्रसन्न हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। गपशप का मतलब अभी बताई थी ना आपसे शब्दार्थ में, इधर उधर की बातें जब उन्होंने की, फिर उन्होंने दोस्त से कहा चलो मोहल्ले में यानी आस पड़ोस में घूम कर आते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता, यानी मामूली सी साधारण से कपड़ों में मैं अपने मतलब और लोगों से या दोस्तों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली अचकन, अभी अचकन के बारे में आपको बताया ना, लंबा बंद गले का कोट, चमक दमक वाला कोट लेकर उनके लिए लाए। इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, यानी सुंदर दिखोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले, यानी कि बन ठन कर तैयार होकर अच्छे से कपड़े पहन के दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है, यानी भेंट हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। अब वो तो अचकन पहन के गए थे और वो उनका दोस्त बोला कि मेरी है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है, यानी कैसी बुद्धि है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? अब किसी को, कोई अपने दोस्त को कोई सामान देते हैं तो उसको बताएंगे तो फिर तो उसको खराब लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे ही वो उनको अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं, यानी पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा, यानी आगे से ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन अब उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए, यानी हुसैन साहब उनके कोई पड़ोसी या मित्र होंगे, उनसे मिलाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया, यानी मतलब गर्मजोशी, खूब जोश में आकर उनका स्वागत किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है यह इनकी अपनी ही है, यानी वो किसी न किसी तरह उस अचकन के बारे में बता के सबका ध्यान उसी तरफ खींच रहे थे। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, मतलब फिर गुस्सा हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। उन्होंने तो कहा था कि अचकन के बारे में नहीं बताना, लेकिन ये अचकन के बारे में बार बार वही जिक्र कर रहे थे। पोशाक की बात कहें बिना काम नहीं चलता क्या? यानी कि मतलब पोशाक का जिक्र किए बिना तुम्हारा काम नहीं चलता, उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए, यानी दूसरा कोई पड़ोसी मिल गया। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे कराया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यानी जो पहले से जान पहचान है, मित्र से, अपने पहले के मित्र से करवा दूं। यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। वो हमेशा इस लेके परेशान, वो हमेशा वो अचकन का जिक्र जैसे न तैसे वो कर ही दिया करते थे। तो हमने ये कहानी पढ़ी, लेकिन एक इसके अलावा नसीरुद्दीन के बारे में कुछ और बातें हैं। एक छोटी सी कहानी है, इसको आप लोग इसे भी पढ़ लीजिएगा। ये अब पहले इसका अभ्यास दिया हुआ है और अभ्यास के बाद ये छोटी सी कहानी दी हुई है।
देखिएगा हेडिंग दिया हुआ है नसीरुद्दीन का निशाना। इसमें भी नसीरुद्दीन के बारे में ही कुछ बातें बताई गई हैं, ये भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ बैठे बतिया रहे थे, यानी बातचीत कर रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तीरंदाजी मतलब जो तीर चलाते हैं ना, तो उसमें मेरा मुकाबला यानी मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। शू मतलब वैसे तीर छूटती है तो ऐसे आवाज़ आती है। तीर सीधे निशाने पर लगता है, यानी कि जहाँ वो मारना चाहते हैं वहाँ तीर के सीधे लग जाता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। उन लोगों को लगा कि नसीरुद्दीन जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए उनका दोस्त गया और तीर धनुष ही खरीद कर ले आया। नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ, क्योंकि उनके दोस्तों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं था। नसीरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को सू की आवाज़ के साथ। तीर निशाने पर नहीं लगा, यानी कि जहाँ उनके दोस्त बोले थे मारने के लिए वहाँ तीर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा, सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। मतलब जो वो तो बोल रहे थे कि जहाँ मैं निशाना लगाता हूँ वहाँ चला जाता है, और आपकी तो तीर निशाने पर लगा ही नहीं। तो वही सब दोस्त हंसने लगे कि क्या तुम्हारा यही निशाना है? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, यह तो काजी का निशाना था। मैं तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है, यानी मतलब दूसरा कोई कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। अब उनसे तीर तो बीच में ही छूट गई, लेकिन वो तो बहाना बना रहे थे दूसरे का। उन्होंने फिर से तीर चलाया, सूंक। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया, यानी पहले चलाए थे तो बीच में ही गिर गया, ये थोड़ा सा उससे आगे गया, लेकिन फिर भी जहाँ निशाना उन दोस्तों ने बोला था जहाँ मारने के लिए, वहाँ तीर नहीं गया। दोस्तों ने कहा, यह तो ज़रूर तुम्हारा ही निशाना था नसीरुद्दीन, यानी कि ये तो तुम ही लगाए थे, क्योंकि पहली बार इन्होंने काजी का बहाना बनाया था। बिल्कुल नहीं, नसीरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। मतलब वो उनका निशाना नहीं लग रहा था, तो वो बार बार कोई ना कोई बहाना बना रहे थे। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है, यानी कि अब की निशाना नहीं लगेगा तो अब अगला नाम बताओ कि अब अगला किसका नाम लेके बहाना करोगे। इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया, यानी कि सब लोग हंसने लगे। नसीरुद्दीन खामोश रहा, यानी चुपचाप रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया, शू ऊ, माने ये आवाज़ के साथ तीर जब चलाते हैं तो हल्का सा ऐसा आवाज़ आता है। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसीरुद्दीन की ओर मुंह बाएं ताकने लगे, क्योंकि अब की तो तीर निशाने पर लग चुका था। तो सब लोग मुंह मतलब बना के, मुंह बहा के देखने लगे कि कैसे तीर निशाने पर लग गया। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना, यानी कि वो तो निशाना लग गया तो खुश होके बोले कि देखा मैंने, मतलब ये था मेरा निशाना। अब तो उनको लग रहा था कि ये तीर सही निशाने पर लग गया, तो खुश हो रहे थे। तो ये पाठ के अलावा ये अलग से नसीरुद्दीन के बारे में कहानी थी। तो आप इस कहानी को भी, पाठ को भी पढ़िएगा और इस कहानी को भी पढ़िएगा, अच्छे से चैप्टर को रीड करिएगा।